मुंगेर विश्वविद्यालय के जाने मानी पर्सनालिटी प्रोफेसर देवराज सुमन सर, बाकी का तो नाम ही नहीं जानता और माफ कीजिएगा। मैं एक आलोचना करना मेरा काम और बुरा मत मानिएगा, मैं कुमकुम जी को भी नहीं छोड़ूंगा जिनकी किताब का आज लोकार्पण है, और उनके गुरु को भी नहीं जिन्होंने उनको प्रेरित किया है। सबसे पहले बातें होंगी, लंबी बातें होंगी, आप यकीन मानिए ये 10 पेज का मेरे पास में नोट्स है। जब इन्होंने मुझे कहा कि आप वक्ता के रूप में आना, तो मुझे लगा कि जानना चाहिए कि जेएनयू के विद्यार्थी रहे हैं और गप करने की आदत मेरी गई है। सबसे पहले मैं कुमकुम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और ये तालियों की गड़गड़ाहट एक महिला समाज के लिए है। हमारे समाज से एक महिला जो मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं, बहुत सारे प्रोफेसर की किताबें नहीं आई और कुमकुम जी की किताब आई है, इसलिए इनकी किताब के लिए मैं उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सवाल मैं कहाँ से शुरू करूँ? देखिए, मैं पहले कहते हैं मैं आलोचक हूँ और आलोचना करना मेरी फितरत में है। जेएनयू के लोग सवाल करते और जो सवाल नहीं करते मैं उसको मरा हुआ समझता हूँ। मैं कोई गीत काल का क्या कहते हैं वो भाड़ नहीं हूं कि मैं गीत गाऊंगा, मैं वो कहूंगा जो मेरे दिल में होगा। सबसे पहली आलोचना गुरु की होती है और होनी भी चाहिए। कबीर के शब्द गुरु कुम्हार से कुंभ है, करी का इनार कुंभ नीचे के सहार से ऊपर मारे चोट। पहली आलोचना गुरु की मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये गाना बना रहे थे तो लेखिका नहीं होनी चाहिए, कवियत्री होने चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है, ये फीता काटने वाला ब्यूटी पार्लर सेंटर का नहीं है। आप जहां पर बैठे हैं, जिस पर बात करने आए हैं, आप उस पर होनी चाहिए, न कि चांद तारों की होनी चाहिए। हालांकि कुमकुम जी ने चांद तारों की बात कही है और उस पर भी मैं बात करूंगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए, इसलिए कि मैं इस किताब को लगभग जब मुझे कल 1 बजे कुमकुम जी ने दिया, उस समय से लगातार पढ़ते हुए और इनकी सभी कविताओं को पढ़ा, रंग मारा, और उसके बाद जो मेरे समझ में बात आई मैंने आपके सामने रखूंगा। चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैनेजमेंट भी मेरा विषय रहा है, MBA किया, उसका भी प्रोफेसर हो सकता था, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में आया। अब ये सवाल उठता है कि साहित्य क्या है? जब तक आप साहित्य नहीं जानेंगे तो फिर कविता क्या जानेंगे, और जब कविता नहीं जानेंगे तो कविता की आलोचना क्या करेंगे? और जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो साहित्य नहीं रचते। आपको पता है कि कुमकुम जी मनोविज्ञान की छात्रा है, साइकोलॉजी की छात्रा है, और एक साइकोलॉजी की छात्रा होने के नाते जो मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है उसमें जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां होती है वह क्या होती है, उस पर विचार उन्होंने धन्यवाद किया है। जब मैं एक चैप्टर पे आऊंगा तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। मैं प्रेमचंद का नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहित्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए। जब तक साहित्य का काम केवल मनबाधाओं का सामान जुटाना, केवल दोरिया गाना को सुनाना, केवल आंसू बहाकर की हल करना था, तब तक के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। वह एक दीवाना था जिसका नाम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर क्या है? हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता के भाव, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि आज अब और ज्यादा सोना मृत्यु पर अच्छा है। ये जो प्रेमचंद कह रहे हैं कि साहित्य के क्या उद्देश्य होने चाहिए, अगर आप सो गए तो फिर आप मृत्यु के करीब। यदि आप सवाल नहीं करते तो आप भी मरेंगे। और मैं आपसे जब संवाद करूंगा तो आप देखेंगे कि कुमकुम जी कैसे प्रश्न करें।
और कविताएं अगर प्रश्न नहीं करे तो वह समझे कि कविता ही नहीं है। और कविताओं का जो क्षेत्र है, जो दूसरे जो सबसे बड़े साहित्यकार हुए हिंदी साहित्य के प्रोफेसर नहीं कह सकते, इसलिए प्रोफेसर रहे, लेकिन उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक लेख लिखा, कविता क्या है। जब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब जेयू में थे तो सबसे पहले जब कोई सेमिनार होता था तो अध्यक्ष चुना जाता। ये बड़े अध्यक्ष का मंच है। अब किससे परमिशन लो? सवाल ये होता है, ना अध्यक्ष चुना गया, ना कुछ हुआ, आए सारे लोग मंच पे कूद गए, बैठ गए। सवाल ये नहीं होता है भाई, हमारे माननीय जो विधायक है वो हमारे चीफ गेस्ट है, वो रहेंगे, लेकिन जो एक फोरम होता है जो हमने सीखा है। मैं फ्रांस गया, पुर्तगाल गया, पुर्तगाल गया, स्पेन गया, इटली गया, लगभग 10 यूरोपीय देशों की हमने यात्रा की। वहां पे सेमिनार में पढ़े, मुंगेर का जिला वहां का मेरा पहला परिचय मेरे गांव से था कि मैं बलार का रहने वाला हूं। दूसरा परिचय मेरा मुंगेर था, क्योंकि इसी मुंगेर से साहब भी पैदा हुए, जिसको इतिहास ने दफन कर दिया, जिससे कि एक अगले विमोचन ने हमारी बात की। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आता हूं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, कविता क्या? चिंतामणि प्रबंध है, निबंध है, उसमें लिखते जिस प्रकार महात्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी में जो शब्द निधान कर दिया उसे कविता है। कविता हिंदी के ही लोग करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि कबीरदास को कोई पीएचडी किए नहीं थे हिंदी साहित्य में, और उन्होंने जो लिख दिया आज 39 देशों में कवि पर काम हो रहा है। तुलसीदास को ढूंढिए, किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी से किए थे, या लाहौर से या जेयू से पीएचडी किए थे, बल्कि वहां के लोग पर पीएचडी कर रहे हैं। मुक्तावस्था, आप मुक्त कब होते हैं? मुक्त और मोक्ष दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। मोक्ष जब ऊपर जाते हैं तब मोक्ष मिलता है, उसके लिए शराब बलान पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मुक्ति जीवन की जो स्थिति है, इसी जीवन में जब आप किसी विषय से मुक्त होते हैं तब वो मुक्तावस्था कहलाती है। और जब मुक्तावस्था में एक खाली घर बन जाएगा, क्योंकि मैं आलोचक हूं, आप सुनिए मेरी बात को, बहुत मेहनत किया हूं और ये सोच लीजिए कि रात भर जग करके कि ये जो है मैं तैयार किया हूं, आप कुछ सुन के जाएं, चिंतन करें और वो आप दूसरों को पहुंचाएं। मैं अभय हूं और बोलने में भी अभय नहीं हिचकता नहीं, बोलूंगा तो बोलूं। मुक्तावस्था, इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग एवं ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। अब है कि कविता की आवश्यकता क्या, क्यों कौन जी को कविता ही लिखना? आखिर कोई तो कारण होंगे। ऐसा तो नहीं मनोविज्ञान की छात्रा थी और इनका मन मस्तिष्क विक्षुब्ध हो गया और कलम लेने बैठे। नो, इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता है जैसे मेरे आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लगा दीजिए। हाँ, मैं इसलिए बोला को माइक पकड़े हुए बोलते कि थोड़ा सा रिसेप्ट कीजिए, मैं वो करूँगा नहीं, जितना है मैं बोलते जाऊँ। अब ये सवाल होता है कि कविता की आवश्यकता क्यों बड़ी सवाल? आप जानिए, आप तो रामचरितमानस पढ़ते होंगे, तो कुरान पढ़ते होंगे, तो गीता पढ़ते होंगे, तो बाइबल पता नहीं क्या क्या आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़िए, मैं बता नहीं करता। लेकिन कविता जो है वह नहीं है जो कि रामायण महाभारत गीता कुरान। कविता उससे अलग है, और जब कविताएं उससे अलग है, जब आपके भाव सामने आते हैं तो आपके स्वतंत्र भाव को सामने आते हैं। जब कबीर यह कहता है कि वाहन पूजे हर मिले को मैं गुरु पहाड़ ताके से चक्की भरी की खाए संसार, जब एक तरफ को हिंदुओं को कह रहे हैं तो दूसरी तरफ को मुसलमान को भी कहते हैं कि कांकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए ताकि मुल्ला पाक के बहरो पे बुलाए। कबीर कब कह रहे हैं? जबकि सल्तनत थी, मुस्लिम सल्तनत थी, तब वो कह रहे थे। आप में हिम्मत है कि अभी कह सकते हैं? एक कवि कह सकता है,
कभी नहीं ये हिम्मत होती है, इसीलिए कुंवर मुक्त अवस्था में नहीं है। और कविता की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपकी भावनाएं कुंद हो जाए, जब आप गुलाम होने लगते हैं। और जब आप गुलाम होते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होते, और जब शब्द नहीं होते तो आप जान जाइए अगली गुलामों के भी गुलाम होने वाले हैं। जैसे कुमकुम जी, ये भी गुलाम है, मैं बताऊंगा कैसे ये गुलाम। इन्होंने अपनी कविता में कहा है कि मैं किस तरह से अनुभव करती हूँ दोहरी व्यवस्था। उस दोहरी व्यवस्था में भी मैं आऊंगा। कविता की आवश्यकता पे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं चिंतामणि निबंध में, मनुष्य के लिए कविता उतनी ही प्रयोजनीय वस्तु है, संसार की सब सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाए, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यवहारों का ऐसा साधन और जटिल मानव बांधता है जिसके भीतर बंधा हुआ शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य की अपनी मनुष्यता खोने का डर बना रहता है। यह जो डर है, जिस डर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आवाम में डर हो, अगर आवाम के नागरिक में अगर डर हो, तो आप यकीन मानिए कि वहां पर कविता अपने भाव को लेकर आए। और यही हुआ है। और इसके आगे वो आखिर में लिखते हैं, इसी की अंतर प्रवृत्ति ने मनुष्यता को समय समय पर जागते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली जाएगी। कुमकुम जी उसी कविता के क्षेत्र का जो आज लोकार्पण हुआ है, लोक में अर्पण हुआ है, परलोक में नहीं। याद कीजिएगा, ये जो शब्द है, शब्द ही शासन करते हैं। अगर आपके पास शब्द है, हिटलर के पास में क्या था, कितना सा आदमी 4.5 दिन का क्या था, लेकिन उसके पास में शब्द है और शब्द ही शासन करता है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास में वक्तव्य है, जैसे हमारे देश में अगर आप देखें, अगर कभी आप पीछे का वीडियो उठा कर देखें तो हमारी जो प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी जी को देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने आपको देख सकते हैं। क्या है उनके पास? कोई बंदूक है क्या? वो शब्द है, और शब्द ही शासन करता है। आपके पास अगर शब्द है तो आप भी शासन कर सकते हैं। लेकिन कविता का काम शब्द नहीं, काव्य को है। जिस काव्य की बात आप कर रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है काव्य को, काव्य पहले जो साहित्य थे उसको काव्य कहते थे। और काव्य के बारे में कहा गया शब्दार्थ सहित काव्य, शब्द और अर्थ जब समायोजन होता है तब जाकर के काव्य का निर्माण होता है। जो कुमकुम जी ने किया, शब्द और अर्थ के बीच मुठभेड़ होता है, शब्द अर्थ से आगे जाना चाहता है और अर्थ शब्द से, और जब इन दोनों के बीच भावोक्ति होती है तब कविता का निर्माण होता है। अब मैं आता हूँ, ये सैद्धांतिक क्लासेस प्रोफेसर को बोलने की बहुत आदत होती है, और मुझे ऐसे भी क्लासेस नहीं चल रहे, आप लोग मिल रहे हैं, मैं क्या अब आता हूँ काव्य कुमकुम का अर्थ सिंदूर की होता है, गोला की होता है, तो आपको लगाया गया। मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि टीका लगा, मैं मानता हूँ कि टीका उसी को लगाया जाता है जिसकी बलि दी जाए, और मैं नहीं लगाया, मैं इसे बस। सवाल ये उठता है कि जो हमने देखा कुमकुम जी की जो कविता है, वाकई में कई क्षेत्रों को छूती है। 16 क्षेत्र है इस कविता, और उस क्षेत्रों का मैं नाम लेना चाहता हूँ। भक्ति, देशभक्ति, बाल कविता, प्रश्न सूचन, व्यवहार, पारंपरिक, रीति, प्रकृति, स्त्री प्रश्न, किसान, साहित्य, आदर्शवादी, उपदेश पर प्रेरक और द्रोही। ये कितनी सारी जो वैरायटी है, ये क्लास तैयार है। जिस तरह से एल्बम को आप देखते हैं, एल्बम में जो फोटो लगे होते हैं, और संयोग से ये एल्बम लगाने की जगह नहीं है। पता नहीं कितनों का एल्बम यहाँ से विदा हो चुका होगा, जहाँ पे आप आज बैठे हैं, और यहाँ पर कुमकुम का ही व्यापार होता रहा है। कितने को कुमकुम रगड़ करके भेज दिए होंगे, और वो फिर अपने कुमकुम को लगा करके आपके समाज में होंगे। एक चीज जो भक्ति की बात है, ज्यादातर जो इनकी कविताएं हैं भक्ति
आप देखेंगे सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, कृष्ण भजन, विधाता, ये ऐसी लीला वंदना, प्रभु तुम कंकण में हो प्रार्थना, देवी का असली रूप, राम भजन, कृष्ण भजन, हनुमान स्तुति, एक भक्त की लीला। आप गौर कि गोकुल जी राम कृष्ण में ही रह गए, थोड़ा दुर्गा के पास चले गए, क्यों नहीं? मैं इस पर सवाल करूंगा कि भारतीय महिलाएं और विशेष करके जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो दुर्गा को केवल पूजती हैं, सीखती नहीं। जाएंगे तो वहां पे बतासा चढ़ाएंगे, वापस आ जाए, लेकिन दुर्गा के स्वरूप को देखिए कि एक तरफ गणेश है, दूसरे तरफ कार्तिकेय है। हिंदू मिथोलॉजी कार्तिकेय युद्ध के देवता और गणेश सिद्ध है, उनके बगल में सरस्वती और लक्ष्मी है, जो एक ज्ञान देती है और दूसरा धन देती है। आप इस चार के बगैर कोई युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन दुर्गा के साथ में लक्ष्मी और सरस्वती नजर आती है। हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि हमारी बहू सीता जैसी हो, दुर्गा जैसी नहीं हो, चंडी जैसी नहीं हो, काली जैसी तो बिल्कुल नहीं हो, गोरी हो, और उसको हम लेके जाए, चाहे चाहे कम पैसा लेना पड़े। सवाल ये उठता है कि समाज को आप कैसे झकझोरते हैं, और समाज को अगर आप नहीं झकझोरते, बहुत सारी हमारी बहू बेटियां बैठी हैं, आप पूछिए कि बिना दहेज की आपकी शादी संभव है? और बहुत सारे पिता बैठे हैं, क्या वो सोच के रखते हैं कि हमारी बेटी का विवाह बगैर पैसे का होगा? ये मंडप उसका प्रमाण है, और जब मंडप अगर उसका प्रमाण है, तो आप यकीन मान करके चलिए कि आपको आपका समाज नहीं बदलेगा, बल्कि गोकुल जैसी जो कवयित्री है वही आपको बदलने में सफल होगी। दूसरा जो फेज है देशभक्ति का है। हम धरती की संतान, ऊंच नीच का भेद नहीं, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, भारत के लाल लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रकवि सोहनलाल शास्त्री, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, ये नारा पीछे नहीं चला था। हमारे मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं लूटने दूंगा, और उनके जवाब में कुमकुम जी कह रही कि मैं देश नहीं लूटने दूंगा। ये जवाब कैसा है? वो जब कुमकुम जी आएंगी मंच पे तो आप जरूर पूछिएगा। शब्दों शहीदों की कहानी सुनो मेरी जवानी, तिरंगा मेरे शासन, धरती मां गणतंत्र दिवस, धरती की पुकार, ये जो है देशभक्ति के गीत। देशभक्ति के गीत कब गाए जाते हैं? भारत में वही गीत गाया जाता है, मेरे वतन के लोग, आंसू, डंडा वगैरह। फिर जो है देशभक्ति गीत की जरूरत नहीं पड़ती है। इतने हमारे मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है कि हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दंगा करने बिल्कुल नहीं चाहते। यह हमारी देशभक्ति है। 15 तारीख, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई जाति है, कोई धर्म है। लेकिन इन्होंने बापू उस कविता को, उस संदर्भ को उसमें डालने का काम किया है। त्योहार होली, पारंपरिक कविताओं में कर्मों का लेख, रति की भी कविता जो लिखी है प्रेम के नाम से, स्त्री प्रश्न के लिए इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। भारत की बेटी, नारी तो नारायणी हो, विद्या मां, किसान पे 2 कविताएं हैं, अन्नदाता की, गांव की मिट्टी, प्रकृति पे है, देखो आया पखेरु, ऋतुराज बसंत। साहित्य में भी इनकी कविता है, शब्द के और साहित्य में हिंदी भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी संस्कृति। आदर्शवादी कविताओं में इंसानियत, उठो आंसू न बहाओ, बिहार की गौरव गाथा। बाल बच्चों की भी कविताएं उन्होंने लिखी है, और विशेष करके बाल मजदूरी पे मैं उस पर आऊंगा बाद में। बाल मजदूरी, छीनती बचपन काल की, और जो उपदेश पर कुछ जो कविताएं हैं, प्रभाती जरा वगैरह वगैरह। अब ये सवाल उठता है कि जब आप इनकी कविता, हम धरती की संतान है, जब पढ़ेंगे, अगर आपके पास किताब हो तो पेज नंबर 16 को खोलिए। देखिए पुस्तक विमोचन ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि पन्ना पड़ा पोस्टर से हीरो निकला, लो आपको विमर्श करना होगा। इन्होंने कितनी रातें बर्बाद की होगी एक कविता की, और आज क्या होगा कि आप आए
दो शब्द बोले, बधाई दे दिया, बात खत्म। नो, बात होनी चाहिए इनके उस पीड़ा जिसको कि इन्होंने होगा एक कविता को लिखते हुए, एक कविता को जन्म देना एक प्रसव पीड़ा से कम नहीं होता। जो कि जो वेदनाएं होती हैं वही शब्द के रूप में आपके अंदर आती है, और वही शब्द जब भाव के साथ बाहर आए तो कविता के रूप में वह प्रकट होती है। इनकी कविता देखिए, हम धरती की संतान हैं, ऊंच नीच का भेद नहीं, हम सब एक समान है, कौन है अपना कौन पराया, इनका नहीं हमें भान है। यह सच है, शिक्षक कविता में ये लिखती है, यह सच है कि मैंने बच्चों को खूब पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाया, पढ़े लिखों से किस जहां को सजाया, क्या पर क्या सच में उन्हें इंसान बनाया। ये बहुत बड़ा सवाल करती है शिक्षक होने के लिए। मुझे एक बार जाके मिनिस्ट्री में जाने का मौका मिला और हमसे सलाह मांगा गया, तो मैं ये कहा था कि पुलिस को चोर के पीछे, मास्टर के पीछे लगाओ, 10 साल लगा तो चोरी बंद हो जाए। हम क्या करते, 3,000, 5,000, 7,000 रुपया रोज हमको सरकार देती है, मैं क्या कर रहा हूँ। एक मास्टर से पूछिए जो प्राइमरी स्कूल में टीचर है, और आपको यूएनओ की रिपोर्ट बताऊं कि यूएनओ की रिपोर्ट में भारत का जो शिक्षण व्यवस्था है, 12 को सबसे निकृष्ट राज्य देश है, उसमें हमारा स्थान दूसरा है, जहां पर कि क्लास 2 और क्लास 3 के बच्चों को पढ़ा कर दिया है। ये हम शिक्षकों का दायित्व है, और मैं भी शिक्षक हूँ, इसीलिए मैं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेता हूँ। और कुमकुम जी से भी मैं कहूंगा कि वो भी इस तरह से वो बच्चों को बनाए। जब हमारे यहाँ कॉलेज में बच्चे आते हैं, उनको दरखास्त लिखना नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता, ऐसे पढ़ाई का क्या करेंगे। और हम जैसे शिक्षकों का इस तरह से भाषण दे देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तब होगी जब हम अपने बच्चों में उपयुक्त शिक्षा का संचार कर सकें। एक कविता इन्होंने लिखा है भगवान को, बहुत आदेश करता है कि इनको क्यों नौबत आ पड़ी भगवान को चिट्ठी लिखने की। एक चिट्ठी हीरा डोम ने 1913 में लिखा था कि हमनी के छुआवे से डरेने वाली, वो लिखते हैं अछूत की शिकायत करता है कि जो अछूत है, जो दलित हैं, उनसे आप अगर छुआ रहे हैं, छुआछूत के भाव हो रहे हैं, तो फिर किसके पास लोग जाएंगे। और यही बात कुमकुम जी भी कह रही है। आदमी अगर सुनता है तो ये आदमी को ही वीडियो साहब को भी लिखती, वीडियो साहब थोड़ा मेरा जो है एप्लीकेशन पर विचार कर लीजिए, वीडियो साहब क्या करते हैं या फिर कलेक्टर क्या कर लेंगे। जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये लिखती हैं, फिर क्यों इस जग में प्रभु जी हमको गोयल दर्जा प्रदान किया, अपना सर्वस्व देने के बावजूद जग ने ऐसा मेरा अपमान किया, प्रभु जी मेरा अपमान किया। रोजा लक्ष्मण, मैं नाम लेना चाहता हूं, रोजा लक्ष्मण बहुत बड़ी विद्वान हुई और उन्होंने लिखा कि जिस दिन स्त्रियों का हिसाब दिया जाएगा, इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला पकड़ा जाएगा। यह जो गोयल दर्जा है, जो स्त्री है, हम अपने समाज में किसको पूछते हैं? काली दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। दुर्गा शिक्षा की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा। क्या है? वास्तव में है। अगर ये होता तो ये गोयल दर्जे का नहीं कहती। और मैं 1928 का मैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। एक स्त्री लेखिका श्रीमती सरलाबाई अगस्त 1928 में वो लिखती हैं स्त्री शिक्षा का प्रश्न, और उसमें वो कहती हैं, बड़ी अफसोस के साथ कहती हैं, आप बड़ी जगह चांद का अंक निकला था स्त्री प्रश्न पे, मेरे पास में होता है तो दिखा देता। उसमें लिखती हैं कि टोटल 3.42% बॉयज एंड गर्ल्स आर एजुकेटेड, उसमें से 5.5% लड़के पढ़े लिखे हैं, 1.38% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, और 1200 कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं 1928 में। आप कल्पना कीजिए कि 1879 में फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी। 1879 फ्रांस की राज क्रांति हो गई, और वहां पर फ्रांस जमीन से आसमान तक नाप रहा है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम
निरपेक्षता की जो भावना कम हो रही है उसको आप कैसे लाएं? और एक बात आप यकीन मानिए कि महिलाएं कभी भी सांप्रदायिक नहीं होती, महिलाओं की जात नहीं होती। और यही वजह है कि आप में से जो अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़ी जाति के लोग होंगे, चाहे शादी आप चाहे किसी में कर लीजिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बनेगा आपके पिता के नाम पे बनेगा। ये पितृसत्तात्मक समाज है, माता के नाम पर क्यों नहीं जाति प्रमाण पत्र बनता? इसमें एक सवाल है। और ये अगर पितृसत्तात्मक समाज है तो उसको बदलाव कौन लाएगा? किसका इंतजार करके फिर अम्बेडकर आएंगे संविधान के लिए, या फिर आप में से किसी को अम्बेडकर बनकर के सामने आना होगा? अगली कविता जो इसी पर अपनी बेटी को लिखती है, ये सुन मेरी प्यारी बेटी, अपनी शक्ति पहचान कर स्व अस्तित्व के रक्षार्थ तू रणचंडी का रूप धर, पुत्री रणचंडी का रूप धर। मैं कुमकुम जी से सवाल करना चाहता हूं कि कभी आपने रणचंडी का रूप धारण किया? उपदेश हमेशा दूसरों के लिए, बेटी तुम रणचंडी बन जाए, तुम मर जा, जल जा, मैं तो ठीक रहूंगी, जॉब कर रही हूँ, भाई चल लेना है। खुद बनिए, खुद बनेंगे तब लोग सीखेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने लिखा है, कलमीन से मेरी बात हो रही थी कि आपने अपनी कविता में सीता और अनुसुईया का नाम लिया है, द्रौपदी को आपने नहीं छोड़ा। कभी आपने विचार किया है कि आपके टोले पड़ोस मोहल्ले या जिले में कहीं भी द्रौपदी नाम की कोई स्त्री हो? क्या द्रौपदी को लक्षणी थी? पतिव्रता नहीं थी? द्रौपदी का क्या दोष? फिर द्रौपदी का नाम क्यों नहीं रखा जाता? और द्रौपदी का नाम अगर भूलना हो तो आप जाइए झारखंड के पूर्व राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज में मैं समय देता हूं सर, इसी बात को द्रौपदी को भी लेकर अब मैं क्या करूं, बहुत पढ़ लिया और फिर बात दिक्कत हो जाती है कि संक्षेप कहां से करूं। किसान पे मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। आज किसानों के आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली पिछले 9 महीने से, और उन्होंने किसान को कुमकुम जी ने अन्नदाता कहा है। सभी ने अन्नदाता है। आप हमने भी बहुत सारे किसान हैं, और आप हमका किसानी नहीं करते तो जमीनें कुछ ना कुछ तो जरूर कट्टा का होगा। जो किसान है उसके ऊपर ये गिरती है, फसलें उगाए, काट सुखाए, हाट हाट को बेचता जाए, सर्दी हो या धूप कड़कती, हर मौसम में तपता जाए, अन्नदाता के रूप में भगवान धरती पर उतर कर आए, करते तो सबकी फिक्र, क्यों न समझे कोई उसकी पीर? क्यों नहीं समझे? क्यों समझेंगे? हमको तो भाई बिहार सरकार को शाम से आ जाता है 2-3 हजार रोज का खर्च करके, किसान के यहाँ नहीं जाता। और बात मजदूरी पर जो इन्होंने लिखा है उस पर भी मैं एक जो इनकी छंद है मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, अगर वो ठीक है। बात मजदूरी पे की कविता है। आखिरी बात सर के आदेश से, स्त्री क्या है, कौन है? हमारी माँ है, पत्नी है, बेटी है, क्या है उसका वजूद क्या है? मैं मानता हूं कि अभी भी समाज में स्त्रियां 2 दर्जे की हैं, जो कुमकुम जी ने कहा, और मैं कहता हूं कि अभी भी स्त्रियां पुरुषों की गुलाम हैं। उन्हें भी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। जिस तरह से यह देश गुलाम था, अंग्रेजों से आपने आजादी पाई, आपको पुरुषों से आजादी पानी पड़ेगी। आजादी का मतलब विरोध नहीं होता, तलाक नहीं है। आजादी का मतलब आपकी भावनाओं के कत्ल होने चाहिए। नहीं तो आपने देखा कि सबकी कुर्सी लगी थी पितृ सत्तात्मक समाज की, केवल कुमकुम जी की नहीं लगी। आप देख लीजिए यहीं पर सबसे अंतिम में कुमकुम जी यहाँ की आज जो है सब कुछ है, और कुमकुम जी गायब हो गए। यही नहीं, समाज से भी कुमकुम गायब है, और केवल जो सर पे तिलक लगाने के लिए कुमकुम है वह भी गुलामी के प्रति पुरुष क्यों नहीं लगाते? सिंपल है, पूछो जरा उनसे, क्यों नहीं लगाते? उनको भी लगाओ।
जो हम फिर घूम रहे हैं, उनको भी दूसरों को पता चले कि भाई ये शादीशुदा है, कुछ तो चीजें छोड़ो। लेकिन मैं उसके बात नहीं करना चाहता कभी। और मैं आऊंगा, मैं जयशंकर प्रसाद की जो कमाई और उसमें स्त्री को लेकर के जो बात कही गई है कुमकुम जी के संदर्भ में मैं वह कहना चाहूंगा, और यह लज्जा शर्म में है। 1936 में कमाई लिखी गई तो नीति साहित्य में अगर 10 किताब का नाम लेंगे तो ये कमाई है। नारी तुम केवल सखा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संदन। कह दिया आप बहुत बहते रहिए। नदी, जितने भी नदी के नाम है सब स्त्रीलिंग है, और जितने भी पहाड़ के नाम है सब पुल्लिंग है। जितने भी कोमल चीजें, गिरिया स्त्रीलिंग, डिब्बा पुल्लिंग हो गया, कान पुल्लिंग, ओठ स्त्रीलिंग, आंख स्त्रीलिंग। जितनी चंचल चीजें हैं, जो कमजोर है सब स्त्रीलिंग में आता है। पुल्लिंग में क्या आता है? पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है। क्या है इसकी पक्ष? ये तो नीति के लोगों ने तो लिंग निर्णय बिगाड़ दिया है, उस पर मैं बात करूंगा। और आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह सब दिन पत्र लिखना होगा। कुछ भी हो जाए, पति जब छोड़ने के लिए कहे बात कार्य पकड़ लीजिए। यह जो संधि पत्र है, इस संधि पत्र को आप कब तोड़ेंगे? जब कुमकुम जी वाकई में कुमकुम बन करके आएंगे। एक बार फिर कुमकुम जी को बहुत बहुत बधाई एक अच्छी किताब के लिए, और मेरे तरफ से उनको यही कामना है कि और वो किताब लिख रहा है। विशेष करके जो जो पब्लिकेशन है इनका, ज्ञानवाणी पब्लिकेशन, मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से महिलाओं को आगे लाएं और मुंगेर की धरती को महिलाओं से सीखती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने